हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है हमारा बट पॉइंट में। देखिए, आपका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, एक संख्या जो 627 से विभाजित किया जाता है तो 23 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष पर बचेगा। यानी जब एक संख्या को 627 से विभाजित करते हैं तो 43 शेष बचता है, और जब 19 से विभाजित करते हैं तो शेष पर कितना बचेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, इसका डिटेल में आपको बताया हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, डायरेक्ट देखिए कि जो आपका शेष पर बचा था पहली कंडीशन में, अब उसी में भाग कर दीजिए जो दूसरी संख्या में पूछा वो। यानी हम 43 में जब 19 से भाग करेंगे तो शेष पर हमारा कितना बचेगा, तो 19 दूनी 38, यानी 5 शेष पर बचेगा। जो शेष पर बचेगा 5, वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, कैसे आता है ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में बताया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब यदि 2508 डिवाइड बाई इतना और ये दे रखा है तो एक्स का मान बताइए आपको, एक्स का मान कितना होगा। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करते हैं आप बोर्ड मार्क्स के नियम के हिसाब से। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो देखिए कुछ समझाता हूँ अच्छी तरह से। देखिए 2508 में किसका भाग जाएगा, तो 2508 में भाग जाएगा आपका 12.54 का। ठीक है, फिर आपका प्लस दे रखा है, प्लस कर लीजिए। फिर 11 इंटू एक्स कितना जाएगा, 11 एक्स, जो किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर। अब देखिए 12 पॉइंट कितना है, 54 है। इसका जब इसमें भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 4 दूनी 108, यानी कितनी बार कटेगा इससे, तो ये कटेगा आपका 200 बार। ठीक है, क्योंकि 2 बार कटा है, एक पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, 200 बार कटेगा। तो 200 प्लस के 11 एक्स बराबर 200 है। 200 में 200 जाएंगे तो जीरो बचेगा, तो 11 एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर भी जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी जीरो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई 1.26, 1.98 और 1.62 मीटर है, तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा नापा जा सकता है। कुल मिला के आपको इसका एचसीएफ चाहिए, इसका मात्रा चाहिए, इसका मात्रा कितना होगा, तीनों संख्याओं का मात्रा कितना हो जाएगा। किसका 1.26, 1.98 और 1.62 का। अब जरा ये बताइए कि इन तीनों संख्याओं के अंकों का योग कितना है। तो देखिए 6 और 2 8 और 1 9, 9 सॉरी 8 और 1 9 और 9 9 18 है। इसका कितना है, इसका 9 है। यानी ये सब संख्याओं के अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी आपका एचसीएफ होगा उसके अंकों का योग भी 9 बैठना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे आपका 5 है अंकों का योग, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 9 है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना बनेगा, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38 है, तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। 5% क्या है, अनुपस्थित है, इसका मतलब 95% उपस्थित होंगे, जो किसके बराबर है, आपके 38 के बराबर। पूछा क्या है, छात्रों की कुल संख्या, यानी 100% की वैल्यू पूछी आपसे। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 38 अपॉन में 95 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। तो देखिए 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 5 से 20 और 20 दूनी 40, यानी कितना हो जाएगा आपका 40। तो आंसर आपका निकल आएगा ऑप्शन नंबर ए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो अनुपात है वो 7:5 है। यदि बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो बोर्ड की लंबाई है, सॉरी बोर्ड की चौड़ाई दे रखी है 20.5, तो बोर्ड की लंबाई बताइए। चौड़ाई 20.5 दे रखी है, लंबाई बतानी है आपको। देखिए देखिए चौड़ाई कितनी थी, 5 यूनिट थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 20.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 20.5 बटे में 5 करेंगे तो कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगी 5 चौक 20 और 4.1 मिल जाएगी, 4.1। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4.1। पूछा क्या था, लंबाई कितनी है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 इंटू 4.1, यानी कि 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28.7। तो इसकी जो लंबाई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 28.7। ये 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20.5, तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी 4.1। 1 की 4.1 है तो 7 की कितनी होगी, 4.1 से गुणा कर देंगे, 28.7। नेक्स्ट देखिए, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा है। तो विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी दोनों की।
इसकी 60 है, इसकी कितनी है 66। तो सापेक्षिक चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। समय आपसे पूछा है, कितने समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, तो 10 की लंबाई बराबर दूरी, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टे चाल, 110 बट्टे चाल। चाल कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 60 और 66। ये क्या है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुणा करके। 5/18 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, बट्टे में है तो ठीक है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच दिया 66, 22 × 110, ठीक है। 3 से कितना कटेगा, 6 बार, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया, 6 सेकंड का समय आ गया आपका, ठीक है, 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। लेकिन जो रुपए हैं उनको एक साइड में रखिए, यानी 1 रुपये में कितना खरीदता है तो 5, और 1 रुपये में कितना बेचता है तो 1 रुपये में बेचता है 4। अब क्या करिए, तो गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 5 एकम 5, ठीक है। यानी 4 वाली चीज़ कितनी बेची जा रही है, तो 5 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे, तो क्रय मूल्य यानी कि 4 पे। गुणा कर देंगे, 100 का परसेंटेज में चाहिए तो 4 से कटेगा आपका 25 बार, कितना परसेंट का लाभ हो गया, तो 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। कैसे किया मैंने, तो देखिए 1 रुपये में 5 रुपये साइड में लिखिए, और बचतों साइड में 1 रुपये में 4 बेच रहा है, 1 रुपये में 5 खरीद रहा है, इसका गुणा इधर करिए तो आपको 4 मिलेगा, वो आपका सीपी मिलेगा। 1 रुपये में 5, 1 × 5 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे एसपी मिलेगा, यानी 4 वाली चीज़ 5 में बेची जा रही है, इसका मतलब 1 रुपये का लाभ कमा रहा है वो। 1 रुपये का लाभ कितने में कमा रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 4 पे, तो 4 बटे में आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का 25%, ठीक है। क्वेश्चन है, 5% की छूट के साथ 65 रुपये का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 5% की छूट मिली कितने रुपए पे, 65 रुपये पे, फिर उस पर 4% का टैक्स और लगा दिया, कुल मिला के बिल कितना देना पड़ा, तो वो देखिए। देखिए 6500 रुपये पे कितने परसेंट छूट मिली, 5% की, तो इसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 95/100 कर देंगे, क्योंकि 5% की छूट है। अब ये जो विक्रय मूल्य है, इस पर कितना परसेंट टैक्स और लग गया, 4% का, यानी कि 104/100 इस पर टैक्स और लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 खत्म, ठीक है। और 5 से कटेगा आपका ये 19 बार, और 5 से कटेगा आपका ये 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से आपका 13 बार, 4 से आपका 26 बार, ठीक है। कितना आएगा आपका ये, तो ये होगा आपका 13 × 19 × 26, ठीक है। तो इसका गुणा करने से बेटर है इसका इकाई अंक निकाल लीजिए, तो 6 9 54 और 4 3 12, इकाई अंक कितना आएगा, तो इकाई अंक आएगा 2। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 2 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे टाइम खराब होगा, इकाई अंक से निकाल लीजिए आप ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन है आपका जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया और 5 विद्यार्थियों औसत कितना हो गया, 19 हो गया। एक नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ अभी प्रैक्टिस सेट में, फिर दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए 25 अंकों की परीक्षा थी, 3 छात्रों का औसत कितना है, 16 है। 3 छात्रों का औसत 16 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 16 × 3 यानी कि 48 हो जाएगा। और पूरे 5 छात्रों का औसत कितना हो गया, तो 19, तो 5 का योग कितना हो जाएगा, 19 × 5 यानी कि 95। ये 3 का है और ये 5 का है, तो 2 का कितना योग होगा, तो 95 से हम 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 2 और 47 49 47, ठीक है। कितना बचेगा, 47 बचेगा, ठीक है। यानी जो छात्र थे उनका योग कितना हो गया, 47 हो गया। अब कहना है कि उनमें से नए छात्रों को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम कितने अंक प्राप्त करेगा। यानी 2 छात्रों का योग कितना है, 47 है। तो आपसे पूछा कि एक को कम से कम कितने अंक मिल सकते हैं, तो एक को कम से कम इतने अंक मिल सकते हैं जितना, क्योंकि दूसरे को कितने मिल सकते हैं, दूसरे को अधिकतम 25 अंक मिल सकते हैं, क्योंकि नंबर 25 नंबर की तो परीक्षा है, अधिकतम ये 25 नंबर ला सकता है। इसका मतलब बच्चे कितने हैं, तो बच्चे आपके 47 में 25 नंबर तो एक ले आया, बच्चे कितने, 22 नंबर बचे, तो दूसरे कम से कम कितना नंबर ला सकता है, तो 22 नंबर ला सकता है। तब जाके इसका औसत कितना बना रहेगा, तो 5 छात्रों का औसत 19 बना रहेगा।
ठीक है, इससे कम लाएगा तो औसत 19 नहीं बना रहेगा। तो दूसरे छात्र को मिलने वाले कम से कम अंक कितने होंगे? तो कम से कम अंक होंगे आपके 22। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार कितना था? 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। अब व्यक्ति दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ज्ञात कीजिए। औसत भार कैसे निकालेंगे? देखिए, 4 पैकेट का कितना है? तो 4 पैकेट का आपका 300 है। 4 पैकेट का वजन कितना है? 300, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम। 8 पैकेट कितना है? तो 400 है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 3200 ग्राम। ठीक है, तो कुल वजन कितना हो गया? अब वजन हो गया आपका 4400 ग्राम। लेकिन पैकेट कितने हो गए? तो पैकेट हो गए आपके 8 और 4 12, यानी 12 पैकेट का वजन आपका 4400 ग्राम है। तो एक पैकेट का वजन कितना होगा? एक पैकेट का मतलब आपको औसत औसत कैसे निकालते हैं? कुल वजन बटे में कुल संख्या, यानी कि 4400 बटे में 12। काटिए इसको 4 से 3 बार, 4 से आपका कटेगा 1112। 11/3 कितना होता है? तो 3 दूनी 3 3 9, 3 18, 3 18 और 3 18, यानी 366.66%। सॉरी, ग्राम, परसेंटेज नहीं, ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिन बाद बी 7 कार्य करने लग गया, तो कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था? देखिए ए कितने दिन में कर रहा है? तो ए कर रहा है आपका 25 दिन में। ठीक है, बी कर रहा है आपका 45 दिन में। 25 और 45 का एलसीएम होता है आपका 225, यानी ए एक दिन में करेगा 9 काम और बी एक दिन में करेगा 5 काम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलता है वो भी आपको किसी दिन बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, ए और बी का एलसीएम आपका 225 आ गया, यानी ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 5 काम। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो बी 7 कार्य करने लगा और कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। तो बी ने कितने दिन काम किया होगा? देखिए, कुल काम कितने दिन में हो रहा है? तो कुल काम आपका 20 दिन में हो रहा है। इसका मतलब ए जो था, ए तो आपका शुरू से काम कर रहा है, इसका मतलब ए ने तो 20 दिन काम किया ही होगा। तो ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम कर देगा? 20 इंटू 9, यानी कि 180 काम कर देगा। तो काम कितना बचा? 225 में से 180 काम हो गया, तो बचा कितना? तो 225 माइनस के 180, यानी कि 45 काम अभी भी बचा। ठीक है, इस 45 काम को किसने किया होगा? तो इस 45 काम को बी ने किया होगा। अब बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 5 काम करता है। तो 45 काम को करने में कितना समय लगा होगा बी को? तो 5 से काट देंगे तो 9 दिन का समय लगा होगा। यानी बी ने जो काम किया है वो 9 दिन काम किया है। तो कितने दिन के बाद काम शुरू किया? आपसे पूछा कितने दिनों के बाद काम शुरू किया। तो टोटल काम जो हो रहा है वो 20 दिन में हो रहा है। और बी ने काम कितना किया? तो 9 दिन काम किया। तो कितने दिन के बाद शुरू किया होगा? तो 20 माइनस के 9, यानी कि 11 दिन के बाद उसने काम शुरू किया होगा। ठीक है, 11 दिन के बाद उसने काम शुरू किया होगा। 9 दिन काम किया है, टोटल काम 20 दिन में हो रहा है। तो बी ने कितने दिन के बाद काम शुरू किया? तो 20 माइनस के 9, यानी कि 11 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को कम से 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। तो ये कार्य पूरा करने में कितने दिन लग गए? देखिए, एक आमोद है और एक आपका प्रमोद है। ठीक है, आमोद को कितना समय लग रहा है? तो आमोद लग रहा है 15 दिन, प्रमोद कितना लगा रहा है? 24 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो आमोद एक दिन में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। प्रमोद एक दिन में करेगा 5 काम। ठीक है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 8 और 5 13 काम कर देंगे। क्लियर? अब अपने क्वेश्चन पे लौटिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़ के चला गया, यानी काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद चला गया, तो इसका मतलब अंत के जो 11 दिन है उसको काम किसने किया होगा? तो अंत के 11 दिन काम किया होगा प्रमोद ने। ठीक है, ठीक है, अंत के 11 दिन किसने काम किया होगा? तो प्रमोद ने काम किया होगा। और प्रमोद एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। तो 11 दिन में कितना काम कर दिया होगा? तो 11 गुणा 5, यानी कि 55 काम कर दिया होगा अंत के 11 दिन में। तो इसका मतलब 120 में से 55 घटाइए, कितना बचेगा आपका? 65। 120 माइनस के 55 कितना बचेगा आपका? 65 बचेगा। तो ये जो 65 काम है किसने किया हुआ? ठीक, काम तो दोनों लोगों ने मिलकर किया था ना शुरू में।
तो दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं 65 काम को। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलके? 13 काम कर रहे हैं। तो 65 काम करने में कितना समय लगा होगा? तो 65 बट्टे में 13, यानी कि 5 दिन का समय लगा होगा। यानी कि 5 दिन तो उन लोगों ने मिलके काम किया, और अंत के 11 दिन किसने काम किया था? तो प्रमोद ने काम किया था। तो कुल मिलाकर समय कितना लग गया? 5 दिन शुरू के और अंत के 11 दिन, कुल मिलाकर कितना दिन लग गया? तो 16 दिन का समय लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? सी, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यदि दर कितनी है? 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज हमें 400 रुपये अधिक मिलता। तो वह मूल राशि याद कीजिए। देखिए हमें 400 रुपये अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि दर में कितनी वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। इस 4% का मतलब क्या है? 4% मतलब 4/100, यानी कि 100 रुपये पर हमें 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं हर साल। तो 2 साल में हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं? देखिए 4% का मतलब होता है 100 रुपये पर हमें 4 रुपये ब्याज मिल रही है। कितने साल की? 1 साल की ब्याज। तो 2 साल में हमें ब्याज कितनी मिल जाती है? तो 4 दूनी 8, 8 रुपये ब्याज मिल जाती है। इस 8 रुपये अधिक मिलने की वजह से हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 8 की वैल्यू 400 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 हमारा क्या था? मूलधन माना था हमने। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आएगा? तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 400 बट्टे में 8 गुणा 100। तो 8 पंजे 40 50 पर 50 इंटू 100 यानी कि 5000। यानी कि जो राशि होगी वो कितनी होगी आपकी? 5000 का राशि हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 6000 रुपये पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? देखिए इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी अर्धवार्षिक की बात हो तो आपको क्या करना है? दर को आधा कर देना है और समय को दोगुना कर देना है। तो अब आपकी नई दर कितनी हो जाएगी? 10 का आधा यानी कि 5%, और समय कितना हो जाएगा? टी बराबर समय का दूना यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, अब दर कितनी हो जाएगी? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, यानी कि 20 रुपये पर आपको 1 रुपये ब्याज मिल जाएगी, तो मिश्रण हो जाएगा आपका 21 रुपये। 3 साल की बात है, 3 साल तक ऐसे ही करिए, 20 से 21, 20 से 21। अब आगे देखिए, तो 20 इंटू 20 कितना होता है? 8000। 21 इंटू 21 कितना होता है? तो 9261। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में भी कई क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये जो 20 का क्यू और 21 का क्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्यू होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे, यदि आपकी राशि 8000 थी तो आपका ब्याज मिश्रण कितना हो रहा है? तो 9261 मिश्रण हो रहा है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? तो ब्याज मिल रहा है मिश्रण माइनस के मूलधन यानी कि 1261 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। कितनी साल में? 3 साल में। कब? जब आपकी राशि कितनी होगी? 8000। लेकिन आपकी राशि 8000 थोड़ी है, आपकी राशि तो 6000 है। तो 8000 की वैल्यू कितनी है? तो 8000 की वैल्यू आपकी 6000 के बराबर है। तो 9261 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, तो 6000 बटे में 8000 गुणा 9261। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 0 से 0 खत्म, 2 से 3 बार, 2 से आपका 4 बार, तो 3 का गुणा किसमें होगा? 1261 में होगा। 3 का गुणा 1261 में कर लीजिए, तो देखिए 3 एकम 3, 3 18, 12 36 और 1 37, बटे में कितना आ जाएगा? 4। अब 4 का भाग कर लेते हैं, तो 4 ने 36, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 943.75। ठीक है, 945.75 आपका आंसर है। 945 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, हमारा आया था 945.75, यानी कि लगभग लगभग आपका 946 आया था। लगभग कितना आंसर आ जाएगा? 946। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो इसका ब्याज कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या, जो किसके बराबर है? 616 बराबर दे रखा है। 22 से काटिए, 22 दूनी 44, कितना बचा आपका? 17, और 22 132, 22 154, 22 176, 28 बार कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा? 28 गुणा 7। तो 28 इंटू 7 कितने होते हैं? इसके टुकड़े कर लीजिए, 7 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, यानी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 4 गुणा 7। तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी? वर्गमूल में, वर्गमूल कितना जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 4। 7 का वर्गमूल तो 7 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। कितनी आ गई? 14। ठीक है,
आर की वैल्यू आ गई 14। लेकिन आपसे पूछा क्या, ब्यास पूछा है। ब्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो ब्यास कितना हो जाएगा, 14 गुणा 2 यानी कि 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 6 दे रखा, 616 दे रखा था। 22 से काटा मैंने इसको, 28 बार कटेगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुणा, ये वाला 7 इधर पहुंच जाएगा, 28 गुणा 7। तो 28 को गुणा 7 में करेंगे तो इससे अच्छा है कि आप 28 के टुकड़े कर लीजिए 7 गुणा 4 में। तो ये आपका 7 और 7 एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े में से एक 7 बाहर आ जाएगा और 4 का वर्गमूल आपका 2 बाहर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 दूनी 14। आर की वैल्यू 14 मिल गई। तो आपको ब्यास पूछा था, तो ब्यास जगह 2 गुना होता है, तो 14 दूनी 28। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:3। तो यदि एक बेलन का आयतन 160 है तो दूसरे बेलन का आयतन कितना होगा। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पहला वाला बेलन मान लेते हैं V1, दूसरा मान लेते हैं V2। ठीक है, V1 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, और पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, यही तो होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दीजिए, पाई की जगह पाई रखिए। आर कितना है, पहले वाले का आर कितना है, पहले वाले का आर है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। पहले वाले का एच कितना है, तो 5 है। दूसरे वाले का पाई और दूसरे वाले का आर कितना है, तो 3 है, 3 का वर्ग 9। त्रिज्या ऊंचाई कितनी है दूसरे वाले की, तो 5। ठीक है, सॉल्व करिए। तो देखिए 5 से 5 खत्म, पाई से पाई खत्म। ठीक है, कितना बचेगा 4/9, यानी कि V1/V2 निकल के आएगा 4/9। इसमें से V1 कितना है आपका, एक बेलन का आयतन दे रखा है 160, तो V1 की जगह कितना जाएगा 160। ठीक है, V1 की जगह कितना जाएगा 160। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 से कटेगा आपका ये 40 पर, और 9 चौक 36। तो V2 बराबर कितना मिल जाएगा आपका 360 घन इकाई। ठीक है, 360 घन इकाई, ऑप्शन नंबर। देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब देखते हैं क्या है मिस्टेक। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्या कि जो H2 था वो हमारा कितना था, वो हमारा H2 था 3 था, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 आएगा तो देखिए फिर दोबारा काटना पड़ेगा। यहाँ समझिए आप दोबारा से इसको, V1/V2 बराबर हो जाएगा पाई, R1 की वैल्यू कितनी है, तो 4, H1 की वैल्यू कितनी है 5, पाई R2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, H2 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, और V1 की वैल्यू कितनी थी, तो V1 की वैल्यू थी आपकी 160, तो 160 रख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आगे, इसको सॉल्व कर दें तो देखिए 4×5 = 20, 20 से कटेगा आपका 8 बार, और पाई से पाई खत्म। तो V2 बराबर कितना मिल जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 3, 8 टाइम 72 3 216, 216 घन इकाई। ठीक है, तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा 216, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट का इस प्रकार है। आपसे पूछा आंकड़ों का बहुलक यानी मोड बताइए। बहुलक बताइए, बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी हुई है, तो देखिए 0 तो एक बार आया है, एक कितनी बार आया है, एक आपका एक ही बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है 2, और 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 बार आया है, 4 आपका आया है आपका एक बार, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 आया है, जो कि 4 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्राफ का दिया हुआ है, नीचे दिया गया कोष्ठक 2003 के दौरान विभिन्न शीर्ष के तहत कंपनी जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज के कुल व्ययों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। नहीं आपका ये ब्याज दे रखा है आपका परसेंटेज में। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, फिर आपको क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधारित संरचना और परिवहन पर कुल खर्च का अनुपात क्या है। किस किसका पूछा है, करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधारित संरचना और परिवहन पर कुल खर्च का व्यय। तो करों और ऋणों पर कितना था, तो करों और ऋणों पर था आपका, देखिए करों और ऋणों पर पूछा था आपसे, तो कर कौन सा, टैक्स यानी 10, ऋण कितना है 17.5, तो कुल मिला दोनों कितना हो जाएगा
10 प्लस 17.5 यानी कि 27.5 हो जाएगा। और किसका पूछा था, तो और पूछा था आपका आधारित संरचना और परिवहन। आधारित संरचना और परिवहन यानी कि 20 और 12.5 32 दोनों का अनुपात पूछा था। तो देखिए अनुपात निकाल दीजिए। 32.5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से काटिए, 25 से कटेगा 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 से कम 25 यानी 11/13। जो आपका अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 11/13। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि ऋणों पर ब्याज की रकम 2.545 करोड़ है तो जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज की विज्ञापन करों और R&D पर खर्च की कुल रकम कितनी है। देखिए ऋणों पर ब्याज की रकम कितनी है, 2.45 करोड़। पूछा किस किसका है, पूछा आपका विज्ञापन का, करों का और संशोधन का। देखिए इसको, देखिए ब्याज की रकम दे रखी थी आपको, कितनी दे रखी थी, तो वो दे रखी थी आपकी 2.45 करोड़, 2.45 करोड़ यानी 17.5% की वैल्यू दे रखी है आपकी 2.45 करोड़। पूछा किस किसका था, तो पूछा था आपका विज्ञापन कर और R&D। विज्ञापन कितना है 15%, कर कितना है 10%, R&D कितना है 5%, यानी कि 15, 10, 25, 25 और 5 30, 30% की वैल्यू पूछी थी। तो 17.5% की वैल्यू इतनी है, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2.45 करोड़ बटे में 17.5 गुणा 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एक पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर है, एक अंक यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये वाला पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म। अब देखिए 3 से कटेगा आपका ये, 3 से कटेगा आपका, तो 3 से नहीं कटेगा आपका ये आपका 5 से कटेगा, 3 को यहीं रखिए। 5 से कटेगा आपका ये, 5 या 15, 50, 25, 5 से कटेगा आपका ये, 5 चौक 20, 5 या 45, 7 से 5 बार, 7 से 7 बार, 7 या 21/5 कितना आएगा, 21/5 यानी कि 4.2 करोड़, 4.2 करोड़। देखिए ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 12 छात्रों से उनके आगमन की भावनाओं के बारे में पूछा गया। प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करेंगे कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। कार वाला पूछा है, तो देखिए कार से कितने आते हैं, 150 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं, तो 1200। पूरा कितने का दिखाता है, तो पूरा दिखाता है 360 डिग्री को। तो 360 डिग्री की वैल्यू आपको 1200 दे रखी है, 150 कितनी होगी, तो 1200 बटे में 360 गुणा 150। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, और 12×3 = 36, 12 से 100 बार। ठीक है, 3 से कटेगा 5 बार, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500। यानी कि कार से कितने आते हैं, तो कार से आते हैं आपके 500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।